प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आपका 11वीं क्लास का अधिकांश पोर्शन 2020 में कोरोना के तहत स्कूल तक के दर्शन नहीं हुए, इसमें बीत गया। खुशी की बात यह है कि पढ़ने वाले बच्चों के आगे कोई अड़चन नहीं आई और पढ़ने वाले बच्चे अपना काम निकाल ले रहे हैं, कर ही रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इशारा मात्र काफ़ी होता है और इस समय जो मेरे से बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं वो यकीनन केवल पढ़ने वाले ही हैं जो चाहते हैं हमारी पढ़ाई हो। प्यारे बच्चों, एक बात और कहने के साथ साथ कि पिछले 2-3 दिन का गैप आ गया, थोड़ा मैं व्यस्त भी ज़्यादा था और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। वीडियो बनाने का जो सबसे अच्छा समय होता था उस समय बिल्कुल बिजी ही रहा स्कूल के माध्यम से। आज भी दिन खराब हो जाता है, इसलिए सोचा लाइटिंग की व्यवस्था करूं और वीडियो बनाई दूं। तो लाइटिंग की प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए, कहीं रिफ्लेक्शन आता है वो मैं ध्यान रखूँगा इसका, क्योंकि आज भी ना बनाओ तो फिर आज का भी लॉस हो जाना था। भाई कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेचुरल टाइम पे ही सारे काम होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि फ्लूइड एट रेस्ट चल रहा था, मेनिस्कस से आप रूबरू हो चुके थे। वाटर गिलास में कॉनकेव मेनिस्कस और मरकरी गिलास में कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता था। अब हेड डालिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। प्यारे बच्चों, ये स्थिति तब आती है जो गिलास और वाटर कॉम्बिनेशन हो, और ये स्थिति तब आती है अगर मरकरी गिलास कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, लिक्विड के अपर सरफेस के वे मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के कांटेक्ट में, गिलास के कांटेक्ट में आ गए, उन मॉलिक्यूल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें लिक्विड की। ये यहाँ का टेंजेंट ये हो और यहाँ का टेंजेंट ये हो। टेंजेंट लिक्विड सरफेस का at those points which are contact with solid, draw the tangent। ये टेंजेंट और सॉलिड के बीच का एंगल, और सॉलिड कौन सा? जो लिक्विड के अंदर गया हुआ है। सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, ये वाला है सॉलिड, ये वाला है टेंजेंट, और सॉलिड ऊपर नहीं, जो लिक्विड के अंदर गया हुआ है इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये डायग्राम बन जाएंगे और ढंग से मेरी बात सुने, और मैं वो बोल रहा हूँ जो लिखा जाएगा, और पॉज करके इसको लिख लेंगे पहले। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ पेयर ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड इज द एंगल बिटवीन tangent of liquid surface at points contact with solids and solid inside liquid। ओके, बस। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आने वाला है। शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ हिंट दिया था। टॉवल का लोअर पोर्शन भिगो दें तो थोड़ी देर में पूरा टॉवल गीला हो जाता है। दिया और बाती में तेल अपने आप ही बाती की टिप तक पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, पेड़ों, वृक्षों, ट्रीज में पानी जड़ों से लेकर ऊपर तक, फूल पत्तियों तक भी इन्हीं कारणों से पहुंचता है। इन सब चीज़ों में देखो तो एक बारीक बारीक बाल, जैसे बाल होता बारीक, इससे भी बारीक रेशे टाइप के होते हैं। दिया बाती में तो आप देखते ही हो कि बारीक बारीक रेशे होते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया था मैंने कौन सा?
टॉवल का भी बारीक बारीक धागा देखिए, ओके। ट्रीज में देखिए कितने बारीक बारीक पार्ट्स उसके होते हैं, ऊपर से नीचे तक छाल, बारीक बारीक ट्यूब सी। ये बालों के आकार की होती हैं, केश के आकार की, इसे हिंदी में बोलते हैं इसको केश नली, और अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसको कैपिलरी ट्यूब। ठीक, बहुत ही नैरो डायमीटर की कोई ट्यूब हो इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और इसमें ये जो पानी अपना आप चढ़ता चला गया ऊपर, केस अगर मरकरी का होता तो नीचे जाता हो, खाली टावल वाल कुछ काम ना करते, उसके लिए मोटी मोटी होनी, नैरो चाहिए थी, समथिंग मोटी, जैसे पीपेट टाइप डुबो देंगे पानी में तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बारीक बारीक रेशो में बहुत ऊपर आ जाता है, पर पीपेट वाले जरा सा ऊपर आ जाएगा, और मरकरी में डुबो देंगे तो जरा से नीचे बैठ जाएगा। अगर कैपिलरी ट्यूब आपके पास है और मेनिस्कस बन रहा है तो ये यकीनन है कि बाहर वाले वाटर सरफेस से पीपेट के या कैपिलरी ट्यूब के अंदर का सरफेस या तो ऊंचा हो जाएगा या नीचा हो जाएगा। ये घटना कहलाती है कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन कह दो, ओके। तो आप हैंड डालेंगे, दोनों बातें लिख दें, कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी, ओके। कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। इसे पहला स्टेटमेंट तो कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है। लिखिए, ए वेरी नैरो ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, ये लिख दें पहले, तब सुने आगे। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो फेनोमेनन हुआ लिक्विड का ऊपर चढ़ना है नीचे गिरना कैपिलरी ट्यूब में, ये घटना कहलाई कैपिलरिटी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी, ये लिख दें पहले, उसके बाद सोचें जो करना है, ओके। और अब एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि अगर आपके पास कोई कैपिलरी ट्यूब है तो उसमें लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ सकता है, एसेंट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर 11th क्लास इन दिस चैप्टर, राइट। दोनों बातें लिख दें। नेक्स्ट हेडिंग, height raised by liquid in capillary tube, height attained by liquid in capillary tube or ascent form। ascent form प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है। एसेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ नहीं है, मेनिस्कस बनेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ना साइड से, और आपने एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डुबो दी, तो यहाँ से फिर मेनिस्कस बन जाएगा, जहाँ सॉलिड कॉन्टैक्ट में आएगा मेनिस्कस तो बनेगी। और ये मान लो वाटर या कोई सा भी लिक्विड जिसमें कॉन्केव मेनिस्कस बनेगा, साथ साथ ये पता चलेगा ऊपर उठता क्यों है,
ज़्यादा एडहेसिव फोर्स के कारण क्रैंक नट चिपक गया, बीच में गड्ढा हो गया, कॉन्क्यू मिरर सॉरी कॉन्क्यू शेप बन गई। सरफेस टेंशन क्या कॉन्क्यू मिरर बनने देगा? पहला लेक्चर तो यही था कि लिक्विड सरफेस हमेशा अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। वो जो यूं कॉन्सिक्स बने उसको फ्लैट करने की कोशिश करेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर उठेगा फ्लैट करने की कोशिश में, लिहाजा पूरा कॉलम ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। वो फ्लैट होगा नहीं, ये फ्लैट करने की कोशिश करता रहेगा तो भाई चलता रहेगा ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मजाक मजाक में, ठीक है। कब तक चलता रहेगा? ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो ऊपर जा रहा है, ये बस सोचो एक मोटे मोटे कुंडे की चैन, लोहे की चैन जिसके मोटे मोटे कुंडे हैं, आपसे कहा जाए उठाओ, आपने उठा लिया, और ऊपर उठा लिया, और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहे हो। जाहिर है जितना वेट आपने हवा में उठा लिया चैन का, उतना ही फोर्स हवा लगा पा रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। तो बस वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बस इससे नहीं उठा सकता। तुम्हारा ताकतवर होगा 2-4 कुंडे और उठा लेगा। यानी कि ये जो टेंसिव फोर्स लग रहा है ऊपर, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, ये जब तो ऊपर उठाता रहेगा, जब एडिशनल उठे वाले लिक्विड का वेट इस फोर्स के बराबर ना हो जाए, तब जाके मानेगा अब बैलेंस में आएगा। समझ आ रहा है? कितनी हाइट तक उठ जाएगा ये फाइंड करना है। तो मान लो हाथ मैंने से तभी बनेगा ना, ये बात मैंने बताया था, भगोना, गिलास, टेस्ट ट्यूब, पिपेट। बड़ा होगा तो मेनिस्कस नजर नहीं आता, छोटे में नजर आता है, लिहाजा इसमें नजर आ रहा है। और ये जितना छोटा होता चल जाएगा उतना ये मेनिस्कस बिल्कुल हेमिस्फीयर बनने की कोशिश कर लेगा, और कैपिलरी ट्यूब में तो ये परफेक्ट हेमिस्फीयर बन ही जाएगा। और नहीं बनेगा, थोड़ा कम ज़्यादा भी रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का उससे। एक कैपिलरी ट्यूब होती कितनी है, कितनी हाइट तक ये लिक्विड कॉलम चढ़ गया, हैज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कठिन है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। क्या करना है, पहले सुन लें ताकि कार्रवाई आपको पता चलता रहे हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मुझे ये आर्टिकल 2 चरणों में पूरा करना है। पहले चरण में तो मैं ऊपर लगने वाला फोर्स निकालूंगा, और दूसरे चरण में इक्विलिब्रियम में कितनी हाइट चढ़ गया उस लिक्विड का मैं वेट निकालूंगा। जो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ जाएगा उस वक्त अप्लाइड फोर्स और वेट इक्वल हो जाएंगे, बस उससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ जाएगा। तो पहले चरण में निकालूंगा मैं फोर्स जो ऊपर लग रहा है, और दूसरे चरण में निकालूंगा उसका वेट, कितना वेट हवा में आ गया। मतलब टेस्ट ट्यूब इसमें तो है, कैपिलरी ट्यूब में, पर इससे ऊपर उड़ गया, ये अलग से निकालूंगा, उन दोनों इक्वेट कर दूंगा, बस हो गया काम खत्म। बिल्कुल आसान आर्टिकल एकदम। यस, तो रो डेंसिटी का लिक्विड और आर स्मॉल आर रेडियस की कैपिलरी ट्यूब इसमें डुबो दी गई है, और सपोज एच हाइट तक ये पहुंच गया। आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के और पहला पैराग्राफ लिख देंगे, दो लाइन का मुश्किल से। लेट ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, let h be the ascent height. ओके, नाउ सुनिए, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मोड आ गया। टेंजेंस तो ये हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा अभी बताया आपको। टेंजेंशियली टेंजेंट लगता है, और फोर्स टी, अरे नीचे लग रहा हो डायरेक्शन मिलेगी ऊपर टी, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। जरा ये जो कॉलम है इसका अपर सरफेस है, इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखिए।
ये ऐसे रहा होगा ना, ऐसे पानी भरा होगा और मेनिस्कस बन रहा होगा, और ये सारे पार्टिकल्स ऊपर ऊपर वाले सॉलिड के कांटेक्ट में है, सब पे ए यू फोर्स हो रहा है, टेंशन। अगर सरफेस टेंशन डी है तो सरफेस टेंशन तो होता है यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स। इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर उठाने के लिए, एरो बना दो ऊपर सब में, कितना लग रहा होगा? सरफेस टेंशन टी, टी का cos थीटा कंपोनेंट, थीटा हुआ ना, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो टी का cos थीटा कंपोनेंट, टी तो ऐसे लग रहा है टेंजेंशियल, थीटा एंगल बनाते हुए टी cos थीटा, पर टी cos थीटा तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है ना, तो टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। सिंपल है, इतना फोर्स होगा। टी टेढ़ा है इसलिए cos कंपोनेंट ले लिया जो वर्टिकल आ गया, टी cos थीटा, पर ये तो यूनिट लेंथ पे लगना फोर्स होता है, ये पूरे 2 पाई आर पे कितना लाइन 2 पाई आर कर दिया, ये फोर्स लगना शुरू हो गया जी ऊपर की तरफ, बस। इसको एक लाइन में शुरुआत, ये डायग्राम बनेगा सिलेंडर, डायग्राम बनेगा, ठीक है, और एक लाइन में लिखेंगे इसको, ठीक है। इफ टी विद द सरफेस टेंशन then force in vertically upward direction, force on liquid in vertically upward direction, in vertically upward direction is equal to t cos theta into 2 pi r। पहला चरण तो ये झटके में पूरा हो गया। अब हमें निकालना है जितना पानी ऊपर उड़ गया इसका वेट क्या होगा, ठीक है। वेट यानी कि mg, जी तो ठीक है, चलो m होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी भी ठीक है, वॉल्यूम निकालिए बस, कितना वॉल्यूम ऊपर उड़ गया, समझ रहे हो ना। अगर वॉल्यूम निकाल दिया आपने कितना ऊंचा उठ गया, तो इंटू डेंसिटी करके मास आ गया, इंटू जी करके वेट आ गया, बस कहानी खत्म हो गई। वॉल्यूम रेज्ड, नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेज्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेज्ड इन इक्विलिब्रियम, in equilibrium। देखो जी, ए यहां से लेके इस मेनिस्कस के नीचे नीचे तक तो सिलेंडर हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस ध्यान दो यहां पे ये यहां तक का तो नीचे का ले लिया मैं सारा, ये और बचा हुआ है, तो देखो ना इस सिलेंडर में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंडर मेनिस्कस, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, तो ये भी आ रही हुआ ना, तो पाई आर स्क्वायर एच भी आ रही हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये तो क्या सिलेंडर, और इनमें से माइनस कर दो हेमिस्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे वॉल्यूम का, और 2/3 पाई आर क्यूब आधे वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो ये वो वॉल्यूम आ गया जो अंडर मेनिस्कस था। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से पाई आर स्क्वायर, या चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर टेक एज कॉमन,
H प्लस R बाई 3। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में इतना वॉल्यूम पानी का उठा हुआ है। कितना मास है इसका? इट्स मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो, पाई आर स्क्वायर H प्लस R बाई 3 इंटू डेंसिटी। इतना मास है, वेट कितना हो जाएगा इसका? इंटू जी कर दो, इट्स वेट पाई आर स्क्वायर H प्लस R बाई 3 इंटू रो इंटू जी। इतना फोर्स लगा हुआ है और इक्विलिब्रियम में इतना वेट उठ गया, इससे ज्यादा नहीं उठ पा रहा, अर्थात अप्लाइड फोर्स से ये वेट बैलेंस हो गया होगा। नाउ इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। पढ़ने वाले बच्चे ही इस टाइम तक वीडियो देख रहे हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे मैं जानता हूँ उसके पेरेंट्स कितना दुखी हैं उससे, इस समय ये वीडियो नहीं देख रही है या देख रहा है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ओके, ओम नमः शिवाय लिख के तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मेरे लिए ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बच्चे ही हैं बस ऐसे, जो यहाँ तो वीडियो देखते नहीं हैं, बस वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, और पेरेंट्स के फ़ोन यहाँ पे आते हैं, देखो जी हमारे बच्चे का नंबर कितने कम आए, सबसे कम फिजिक्स में ही आए जी। वो ये नहीं देखते कि बच्चा वीडियो देख ही कहाँ रहा है। ओम नमः शिवाय, जस्ट आफ्टर सीइंग कंप्लीटली दिस वीडियो। इन इक्विलिब्रियम T cos थीटा इंटू 2 पाई, ये लग रहा था अपवर्ड फोर्स जो कि उस वेट से बैलेंस हो गया, पाई आर स्क्वायर H प्लस R बाई 3 इंटू रो जी। पाई आर से पाई और आर का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना क्या है? H, पूरा ही निकाल दो, ठीक है। तो H प्लस R बाई 3 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, ठीक है। और वहां से आ जाएगा रो जी आर या रो आर जी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो इस H का प्रैक्टिकली आकलन करें। टॉवल में कितनी हाइट तक पानी चढ़ जाता है, प्रैक्टिकली सोचें, हाँ यहाँ तक तो चढ़ जाता होगा। उसके बाद उसका जो टॉवल का रेसा है उसकी रेडियस का आकलन करें, और उसका भी थर्ड पार्ट वो क्या वैल्यू रखता है इस H के आगे? नथिंग। Hence R by 3 is very less than compared to H. Therefore कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको इसके साथ जोड़ने घटाने से। H is equal to 2t cos theta upon rho R G। यह है एसेंट फॉर्मूला। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके पास एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेज रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर सरफेस टेंशन T, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, डेंसिटी रो, R रेडियस कैपिलरी ट्यूब और G एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, इन आंकड़ों सहित आपको एक लिक्विड दे दिया गया और इन सब की गुणा भाग करके H आ रहा है मान लो 10 सेंटीमीटर। जब आपके पास T, थीटा, रो, R जी सब पता है और गुणा भाग करके 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि प्रकार, अभी खाली बात ही है बस, है 10
10 सेंटीमीटर तक वो लिक्विड चढ़ सकता है, तो अगर मैं उसे 5 सेंटीमीटर पर कट कर दूं, बाकी कोई आंकड़ा नहीं बदला, इसको 5 सेंटीमीटर कट करने से सरफेस टेंशन चेंज नहीं हो गया, ये कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई। मैक्सिमम हाइट तो अभी 10 आ रही थी पहले, तो अभी 10 ही आनी चाहिए। जब हाइट 5 सेंटीमीटर रहेगी और लिक्विड 10 सेंटीमीटर चढ़ सकता था, इसका मतलब तो यहां से बाहर निकलेगा वो, उसे तो यहां तक चढ़ना था ना, एक फुहारा सा बन जाएगा। एक दिया, एक बाती लगाओ उसमें, देखो कहां तक चढ़ रहा है, यहां तक चढ़ गया, उसे बीच में से काट दो तो उसमें से तेरा फुहारा गिरना चाहिए ना, यूं पर गिरता नहीं है। इसका कारण प्यारे बच्चों बताना है। ओके, जितना जल्दी हो सके मुझे फ़ोन करके बताएं या ऑडियो डालें ग्रुप में, ठीक है। और जो मैंने अभी बीच में कहा था फॉर अटेंडेंस, उस पर विशेष ध्यान दें। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। गुड नाइट।